मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए फैसला दिया है कि किसी घटना को यौन हमले की श्रेणी में तभी स्वीकार किया जाएगा जब स्किन टू स्किन संपर्क हुआ हो, यानी कि त्वचा का त्वचा से संपर्क हुआ हो। अदालत ने यही कहा है कि ऐसी घटना में केवल जबरन छूना यौन अपराध नहीं माना जाएगा, यानी कि यौन हमला नहीं माना जाएगा। और क्या है इस पूरे आदेश की व्याख्या, क्या ये मामला है, उसके बाद सोशल मीडिया में जिस तरह से तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव के मेंबर वरिष्ठ सदस्य हरगोविंद थानवी जी हैं। थानवी साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। थानवी साहब, क्या ये मामला है और जिस तरह से सोशल मीडिया में इस मामले को लेकर तमाम जो बयान सामने आ रहे हैं उस पर आपसे बातचीत हम करना चाहते हैं। पहली बात तो यही कि ये पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये मामला था और कैसे कोर्ट तक पहुंचा, क्योंकि पहले छोटी कोर्ट इसको देख रही थी, फिर मुंबई हाईकोर्ट ये मामला मूव हुआ। क्या है, ये बेसिकली एक क्रिमिनल इंसिडेंट था। ये क्रिमिनल इंसिडेंट जो था उसकी अपील हाईकोर्ट में पेंडिंग थी। एक केस हुआ था जिसके अंदर एक लेडी ने अपनी बेटी को अगवा करने पे, किसी व्यक्ति के द्वारा उठा के ले जाने पे और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने पे ये एफआईआर लॉन्च करी थी और उस व्यक्ति को उस पर सजा हुई थी। वो जो सजा हुई थी उस सजा के अगेंस्ट वो जो अपराधी था उसने हाईकोर्ट में अपील करी थी। उस अपील की सुनवाई के दौरान माननीय हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया था। अब जो क्वेश्चन जो खड़ा हो रहा है और जो आज जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उससे हम लोग ज्यादा नहीं सरोकार रखते हैं। हम लोग तो ये रखते हैं कि क्या ये जजमेंट लीगली सस्टेनेबल है कि नहीं है, लॉ के पैरामीटर में कितना फॉल करता है कि नहीं। वी कैन ओनली सी दैट, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जहां तक इसका प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट अब चैलेंज होगा एनीवे, या तो सरकार करेगी या कोई इफेक्टेड पार्टी करेगा या कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने क्या किया है कि सेक्शन 7 की इंटरप्रिटेशन करी। सेक्शन 7 जो होता है पोक्सो एक्ट का, उसके अंदर ये स्पेसिफिक लिखा हुआ होता है कि अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं उसकी लैंग्वेज, तो उसमें लिखा है कि किस प्रकार से आप कुछ कृत्य ऐसे करेंगे जिससे आप इसकी डेफिनेशन में फॉल करते हैं। अब क्या होगा जब हम इसके तथ्य देखते हैं, इस तथ्य के अंदर जो भी तथ्य बातें सामने आई है, जो कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी है, जो मैंने पढ़ी भी थी, वो उसके अंदर जो तथ्य आए हैं उसमें ये आए कि एक लड़के ने बोला, जो अपराधी था उसने कहा कि मैं तुझे देता हूँ, गोवा उसको अमरूद लेने जा रही थी तो गले आओ मैं देता हूँ, और वो अंदर गई। फिर उसकी मदर को किसी ने कहा कि वो वहां आए, तो जब मदर वहां गई तो उसने देखा कि उसकी बेटी को एक रूम में उसने बंद किया था और उसके साथ कुछ वो करने की कोशिश कर रहा था, कुछ ऐसे जो कि इस अपराध की श्रेणी में आते ऐसे कृत्य कर रहा था। तो मदर गई और मदर ने उसको रेस्क्यू कर लिया एंड ये कंप्लेन हुई, फिर ट्रायल हुई और उसको सजा हो गई। अपीलेट कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन लिया कि नहीं, जो उसने किया वो कृत्य आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी की श्रेणी में आता है 354 आईपीसी में, बट वो उसको एक्ट की सेक्शन 7 में नहीं आएगा। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो एक्ट बना है उसके, तो उसमें उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया कि देयर वाज नो कनेक्शन बिटवीन द बाय द एक्यूज्ड, स्किन टू स्किन एंड ऑल सच थिंग्स, ये उन्होंने कही है। मेरा जो मानना है, जो आप कंप्लीट एक सिंपल रीडिंग अगर आप करते हैं, अगर उसकी सेक्शन की व्याख्या जिसको हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से व्याख्या की है, मेरे हिसाब से ऑनरेबल हाईकोर्ट का जो उसके अंदर ऑब्जर्वेशन है वो लीगली सस्टेनेबल नहीं है, वो गलत है। क्योंकि सेक्सुअल इंटेंट उसके अंदर लिखा है, कि उसके अंदर स्पेसिफिक लिखा है विद सेक्सुअल इंटेंट। ये स्टार्ट ही ऐसे हो रहा है, हुएवर विद सेक्सुअल इंटेंट। ना उन्होंने उसको इंटेंशन को, आई थिंक उन्होंने शायद वो उसको स्किप कर गए या कंसीडर नहीं किया है। उन्होंने दूसरी बातों के जो पैरामीटर उन्होंने जो देखे हैं वो लीगली सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि जो सेक्शन, हम कोई भी कानून की व्याख्या करते हैं उसके शब्दों के अनुसार करते हैं, लेकिन व्याख्या में अगर ये लिखा होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी सेक्सुअल इंटेंट से ये करता है, तो बाकी सब चीजों का इंटरप्रिटेशन, सेक्सुअल इंटेंट तो था क्योंकि जब उसने उसको जबरदस्ती घर में ले गया, और ये एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है, ये एविडेंस का रिबेटल नहीं है। हाँ जी, कोर्ट की फाइंडिंग है, ये एविडेंस को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, नीचे की कोर्ट ने, निचली अदालत ने, तभी उस पर सजा हुई है। हाईकोर्ट ने उस फाइंडिंग को कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं किया है। हाईकोर्ट ने उस सेक्शन को इंटरप्रिटेशन किया है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 जो है उसके अंदर ये व्याख्या नहीं है, वो ये व्याख्या इस तरह से होगी, ऐसे नहीं होगी, वो मेरे हिसाब से गलत है। आप व्याख्या की बात कह रहे हैं तो सर इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि त्वचा के साथ मतलब कोई टच नहीं हुआ है,
तो क्या ऐसा भी कुछ है सेक्शन जो 354 है उसके तहत इस तरह की कुछ छूट भी होती है या कुछ बच निकलने के रास्ते भी होते हैं नहीं, जिनका इस्तेमाल? जी सही सही कह रहे हैं आप। मेरा ये मानना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन उठ रहा है अभी। क्वेश्चन यही उठ रहा है। मेरा मानना है कि ये जो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, वो इसी शब्द से हो रहा है कि विद सेक्सुअल इंटेंट टचेज। इस केस के फैक्ट क्या है कि उसने जो बच्ची थी उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करी, ये एक एलिगेशन था। ये एलिगेशन कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हुआ है और नीचे ये अदालत ने उसको सजा दी है। कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि इसके इंटेंशन क्या थे, इसने आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी करी है, ये तो कोर्ट ने माना है, उसकी सजा भी उसमें दी है। लेकिन सेक्शन 7 में उसको नहीं माना है, ये कहते हुए कि क्योंकि इसके अंदर एक शब्द ऐसा है कि फिजिकल कॉन्टेक्ट। बट मेरा मानना है कि अगर उस पर एलिगेशन थे कि उसने उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज करने की कोशिश करी है, उसको रूम में ले गया है और उसके कपड़े उतारने की उसने अगर कोशिश करी है, तो इसका मतलब उसका सेक्सुअल इंटेंट है। तो बाकी की चीजों को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इवन इफ ही इज डूइंग नथिंग, बट उसने अगर ये किया और ये प्रूव हुआ है, ये एविडेंस रिकॉर्ड पे आया, उस एविडेंस को कोर्ट ने डिसबिलीव नहीं किया है। जो भी न्यायालय अपने जजमेंट देती है वो तथ्यों पे उनको अप्रिशिएट करके और लॉ को इंटरप्रेट करके दी जाती है। बॉम्बे हाईकोर्ट का जो फैसला है वो उन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन लिया है। अब ये मेरा समझ है कि ये इंटरप्रिटेशन गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मैं अगर सेक्शन पढ़ता हूं तो मेरे हिसाब से ये रीडिंग जो कोर्ट ने लिया, आइदर कोर्ट को ये कहना अगर ये होता कि नहीं ये तथ्य गलत हैं और ये एविडेंस डिसबिलीव करती है कोर्ट ने एविडेंस को कहीं डिसबिलीव नहीं किया, कोर्ट ने एविडेंस को एज इट इज रखा है, कोर्ट ने सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट किया है। तो लॉ का इंटरप्रिटेशन मेरे हिसाब से वो सस्टेनेबल नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में होल्ड नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट नहीं चलेगा। चलिए थानवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और इस केस पर नजर डालने के लिए, क्या रहा मामला और कैसे हुआ और भविष्य में किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, नमस्कार।